हेलो एवरीवन, दिस इज बुशरा खान। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। जैसे कि आप सब जानते हैं और आप सबको मालूम होगा, अभी रिसेंटली कतर ने 8 इंडियन जासूसों को फांसी की सज़ा सुनाई है। जी हाँ, और आप देखें कि ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई हैं, अटैच्ड है, लेकिन उनके बारे में आप लोग को नहीं, मैं कंफर्म्ड हूँ कि 20% ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि बहुत मेजर है, क्रूशियल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको मालूम नहीं होगा। और हमारे पाकिस्तान को अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से वो जुड़ी हुई हैं, वो अटैच्ड है, उनका पाकिस्तान के साथ बराह रास्त ताल्लुक है। लेकिन पाकिस्तान इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाता, ना इनको हाईलाइट करता है। लेकिन अगर यही पाकिस्तान के साथ हुआ होता तो इंडिया की मीडिया एजेंसीज में आप देखते हैं, इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस में आप देखते कि वो पाकिस्तान के पर खच्चे उड़ा देता, तितर बितर कर देता हमें। लेकिन अगर अब मैं कनाडा की बात करती हूँ तो आप देखें कि जस्टिन ट्रूडो ने अब जाके अपना बयान दिया है खालिस्तान मूवमेंट के बारे में। जी हाँ, जबकि ये बयान उसको 2017 में देना चाहिए था, जब उसी की कनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने उसको बताया, उसको आगाह किया कि जनाब, इंडियन डिप्लोमेट्स, इंडियन इंटेलिजेंस की तरफ से कुछ चीज़ें नामुनासिब हो रही हैं कनाडा में सिख मूवमेंट, खालिस्तान मूवमेंट को लेके। लेकिन व्हाट हैपेंड, यू सी, व्हाट वाज रॉन्ग? उसने उस वक्त स्टैंड क्यों नहीं लिया? अब उस वक्त उसने इस चीज़ को स्नप कर दिया। मे बी उसके जो भी इस वक्त वजूहात थे, विजिट्स थे, बड़ी चीज़ें थी, और कनाडा के इंडिया के टाइज भी हैं कुछ सर्टन लेवल पे, दे आर लाइक माइंडेड। इकोनॉमिकल टाइज देख लें आप, डिप्लोमेटिक टाइज बड़े स्ट्रॉन्ग हैं इनके। तो जस्टिन ट्रूडो ने उस वक्त तो नहीं उठाया ये कदम, लेकिन अब जाके उठा रहे भाई। अब ऐसा क्या हो गया जो पहले नहीं हुआ था, और जो पहले नहीं हुआ था वो अब कैसे हो जाएगा? और अब आप कतर वाला वाकया देख लें। तो इन सब के बारे में कनाडा इंडिया की जो रिलेशनशिप है, फिर पाकिस्तान का इसके साथ जो रेलिवेंट एक बराह रास्त ताल्लुक बन रहा है, और इसके साथ साथ खालिस्तान मूवमेंट पे अंदर की बातें जो आप लोग नहीं जानते, वो आज आप जानेंगे। हमारे साथ एंड तक रहिएगा। स्टे ट्यून्ड विद समा पॉडकास्ट एक्सक्लूसिव एपिसोड। We are here with Mr. Abdul Sattar Khan, who is our senior journalist. Let's talk to him. Let's get something which is actually very important to know. अस्सलाम वालेकुम। आप इसके बारे में क्या कहेंगे जो जस्टिन ट्रूडो ने अपना बयान दिया है, अब क्यों दिया, पहले क्यों नहीं दिया? हाँ, ये सोचने वाली बात है। जस्टिन ट्रूडो जो है, इंडिया कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, वो एक बयान देते हैं, पता नहीं किस मजबूरी में आके देते हैं। अगर वही बयान देना था तो 2017 में, अब क्या 2023 है, 2017 का मतलब है 6 साल पहले। 6 साल पहले कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसे कैनेडियन सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज कहते हैं, अब वो उसने 2017 में रिपोर्ट दी थी जस्टिन ट्रूडो को, जस्टिन ट्रूडो की हुकूमत को, कि जनाब, इंडियन स्पाई नेटवर्क, जासूसी का जो एक नेटवर्क है ना, वो कनाडा के इंटरनल अफेयर में इंटरफेरेंस कर रहा है। तो उसमें ये है कि उन्होंने कहा था, रिक्वेस्ट की थी, रिकमेंडेशन की थी, रिक्वेस्ट की थी, वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था जस्टिन ट्रूडो का, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उसको उन्होंने जाके पेश किया था कि जस्टिन ट्रूडो को आपने ये कहना है कि हमें इजाज़त दें ताकि एक स्पाई नेटवर्क को हम तोड़ सकें इंडिया के। ये 2017 की बात है। तो जस्टिन ट्रूडो जो था, उसकी कोई मसलतें थी, एक्सपीडियंसीज थी, वो नहीं चाहता था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात हमारे बिगड़ जाएं। उस वक्त वो इकोनॉमिक टाइज भी थे, डिप्लोमेटिक टाइज भी थे, कुछ ऐसे इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, ऐसे मामलात होते हैं बैनुल अक़वामी सतह में, जिसमें दोनों हम ख्याल पाते हैं एक दूसरे को। आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि आप देखिए इस वक्त उस पर बहुत प्रेशर था। ये मई 2017 की बात है। डैनियल, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, डिप्टी मिनिस्टर फॉर पब्लिक सेफ्टी एंड ग्लोबल अफेयर्स, डायरेक्टर ऑफ काउंटर टेररिज्म, क्राइम एंड इंटेलिजेंस, इन सब ने मिलकर ये बात की है, लेकिन कुछ इसका हल नहीं निकला उस वक्त। अब देखो ना, हल नहीं निकला। उस वक्त एक चीज कही थी इन्होंने, ये CSI ने या आप इसको कह रहे हैं कि कैनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी ने एक रिक्वेस्ट की थी जस्टिन ट्रूडो को कि हमें थ्रेट रिडक्शन मेजर्स लेने चाहिए। अब थ्रेट रिडक्शन मेजर्स जो होते हैं ना, वो इंटेलिजेंस एजेंसीज पूरी दुनिया की हों, वो कब लेती हैं कि जब वो समझती हैं कि उनके मुल्क के अंदर
एक नेटवर्क है जो कि जासूसी का नेटवर्क है, लेकिन उसके लिए इस्तेमाल किसको किया जा रहा है? डिप्लोमेटिक क्वार्टर्स को, डिप्लोमेटिक सर्कल्स को। तो उनकी रिपोर्ट ये थी कि अनऑफिशियल लॉबियस्ट एंड अनऑफिशियल डिप्लोमेट्स, अंडर कवर डिप्लोमेट्स जो होते हैं ना, वो पूरी दुनिया में होते हैं। आपस की अंडरस्टैंडिंग सबको पता है कि पूरी दुनिया में अंडर कवर डिप्लोमेट्स होते हैं। अंडर कवर डिप्लोमेट्स कौन होते हैं? इंटेलिजेंस एजेंसी के बंदे होते हैं जो अंडर कवर डिप्लोमेट्स होके जाते हैं मुख्तलिफ ममालिकों में। हर एक मुल्क का तकरीबन कोई ना कोई अंडर कवर डिप्लोमेट होता है, लेकिन ये पूरी दुनिया की अंडरस्टैंडिंग है कि उसे पता होता है, उन्हें पता होता है कि ये अंडर कवर डिप्लोमेट है। अंडर कवर डिप्लोमेट होना एक और चीज होती है। एक होती है कि आप डिप्लोमेट्स को हायर कर लेते हो जो अंडर कवर नहीं होते, फिर आप उन लोगों को हायर कर लेते हो, उनकी सर्विसेज हायर कर लेते हो कि जनाब आपकी एक्सेस है सोसाइटी के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में, आपकी एक्सेस है, आपका आना जाना है, आप लोगों की पब्लिक ओपिनियन नहीं होती, उसको इन्फ्लुएंस करना होता है। ठीक है, तो वो कर रहे थे कि अंडर कवर तो होना एक दूसरी बात है, आप बकायदा डिप्लोमेट्स को हायर करते थे, उनकी सर्विसेज हायर करते थे और फिर पैसे देते थे। ऑब्वियस बात है कि इंसेंटिव आपके पास होगा तो आप काम करने के लिए तैयार होंगे, तो वो इंसेंटिव देते थे कि जनाब ये कौमी खिदमत है। जब एक कनेडियन इंटेलिजेंस एजेंसी, सिक्योरिटी एजेंसी ने, सर्विस ने बकायदा जस्टिन ट्रूडो को कहा कि ये इंडियंस की स्पाई नेटवर्क, वो कनाडा के इंटरनल अफेयर, नेशनल अफेयर में ये बढ़ते जा रहे हैं और अपनी जरूरत से बहुत ज्यादा चले गए। जो लिमिट होती है ना, हमेशा होती है कि आपको थ्रेट रिडक्शन मेजर्स होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज कहती हैं, जब अपनी मुल्क की हुकूमत को कहती हैं, जब अपने मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को कहती हैं कि जनाब आपने ये थ्रेट रिडक्शन मेजर्स हमें इजाज़त देनी है, आप चुप करके, ये जस्टिन ट्रूडो जो वज़ीर-ए-आज़म कनाडा है, ये हाथ पे हाथ रख के खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि डिप्लोमेटिक फाइल्स जो हैं, ऑफिशियल फाइल्स, उसमें है कि पॉलिटिकली सेंसिटिविटी। अब ये पॉलिटिकल सेंसिटिविटी क्या होती है? भैया आपके मुख्तलिफ किस्म के ताल्लुकात हैं इंडिया के साथ, आप ख़राब नहीं करना चाहते, तो अब क्या हुआ आपको? ज़ाहिर इस वक्त देखे ना, इसके कोई विजिट्स भी थे इंडिया में, बाय चांस कह लिए, बाय स्ट्रोक ऑफ लक कह दे, कि जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया में उस वक्त विजिट भी करना था। फिर एक ये अंदर की बात सामने आती है जो कि इंडिया के अगेंस्ट जा रही थी और इस पर एक्शन भी बनता था, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने इंडिया के टाइज को ज़्यादा अहमियत दी कि कहीं और मामला ख़राब ना हो जाए, इसको ज़रा रफा दफा कर देते हैं। ये आपने ज़रा देखे। बुशरा खान एक वज़ीर-ए-आज़म और चीज़ होता है, बहुत ऊपर की चीज़ होता है। एक आम आदमी हो ना, मैं मुहब्बे वतन की बात कर रहा हूँ, पूरी दुनिया की। पाकिस्तानी मुहब्बे वतनी नहीं, पाकिस्तान की मुहब्बे वतनी बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की चीज़ है। आप मुझे पसंद नहीं है तो मैं आपको कह दूँगा आप मुहब्बे वतनी नहीं है। मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो आप मुझे कह देंगे मैं मुहब्बे वतन नहीं है। जो मुहब्बे वतन होता है, मैं उसकी बात करता हूँ। मेरे मुल्क को है खतरा, इंटरनल अफेयर में अगला आ रहा है, तो क्या मैं खामोशी में बैठा रहूँगा? मैं ये देखूँगा कि जी मैंने विज़िट करना है, तो विज़िट तो अब भी किया उसने। जस्टिन ट्रूडो ने विज़िट किया इंडिया का। उस विज़िट के दौरान ही जस्टिन ट्रूडो ने अमरीकी सदर को, बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म को और इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को ये कहा है कि आपके बंदे ये कर रहे हैं। तो उस वक़्त भी, अगर उस वक़्त भी विज़िट कर रहा था, आप ये कह रहे हैं ना उस वक़्त भी उसने दौरा किया था, तो अब दौरा नहीं किया था। अब का दौरा उस दौरे की निस्बत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। अब क्यों किया? बात ये होती है, बात आप लोग देख रहे होते कि पानी सर से गुज़र जाए, लेकिन बाहर की दुनिया में पानी सर पे से गुज़रता है, बहुत कम देखने में आता है। जस्टिन ट्रूडो का ये बनता था। अब ये उसका जो पहलू है ना जस्टिन ट्रूडो का, जिसको हम हीरो बना के पेश करते हैं कि जनाब उसने इंडिया को क्या कर दिया, बेनकाब कर दिया, क्या कहते हैं, बेनकाब कर दिया। तो यही जस्टिन ट्रूडो होता 2017 में, जब उसी कनाडा की नेशनल जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विसेज है, अब वो जब उसके कहने पे अगर थ्रेट रिडक्शन मेजर्स ले लिए जाते, तो ये नौबत ना आती कि इंडिया इतना आगे आ चुका होता। आपके गले पड़ गया, गले में किस तरह पड़ा? और निजर एक समझ लें कि खालिस्तानी ऑपरेटिव है,
वो निजर को गोली मार दी जाती है, निजर को मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। तो जस्टिन ट्रूडो क्या कत्ल का इंतजार कर रहा था? क्या 2017 से जब उसकी अपने मुल्क की एजेंसी ने उसको कहा था, तो उस वक्त जस्टिन ट्रूडो क्या कर रहे थे? कॉमन सेंस है, ये बात ज़हन में आती है कि उस वक्त क्या कर रहे थे यार। ये तो हमें, मुझे या आपको अभी बात का पता चलता है कि 2017 में उन्होंने कहा था, और उसके बाद 2001 साल 2 साल में जब ये रिपोर्ट कंप्लीट हुई, तो कनाडा के पार्लियामेंट की जो इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी कमेटी होती है, उसमें ये चीज़ गई थी, उसमें ये रिपोर्ट गई थी। पब्लिक नहीं हुई थी लेकिन रिपोर्ट गई थी, रिपोर्ट तैयार होकर गई थी, पार्लियामेंट को पता था, जस्टिन ट्रूडो को पता था, जस्टिन ट्रूडो के एडमिनिस्ट्रेशन को पता था, तो उस वक्त क्यों नहीं किया? जो मेरी समझ में आ रहा है ना, अब जाहिर है हम अंदाजा ही लगा सकते हैं, उस वक्त बात को मेरे ख्याल से इंटेंशनली दबाया गया है। इंटेंशनली आप Why? समझते हैं? क्यों? सवाल होता है इंटेंशनली क्यों दबाया गया? अब ये अब पता चल सकता है कि ये जो अब बयान हुआ है इस साल का, अब जिसने अपना बयान दिया है, नहीं, अब मेरे वो ख्याल में किस ये निजर सर्कमस्टांसेस का में जा रहा कत्ल ना होता, कॉमन सेंस है, सीधी सीधी बात समझ है। अगर निजर का कत्ल ना होता तो जस्टिन ट्रूडो आज भी ना बोलता। यानी कि इंतहाई स्टेप ले लिया जाता ना। हालांकि इसकी निशानदेही तो इंडिया कनाडा की सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विस कर रही थी, और 2017 में कर दिया था कि इंडियन स्पाई नेटवर्क इस तरह काम कर रहा है, और हमारे इंटरनल अफेयर और नेशनल अफेयर में वो मुदाखलत कर रहा है। अब ये बात है कि ये निजर के कत्ल से पहले की डेवलपमेंट है। ये भी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसी कनाडा की जस्टिन ट्रूडो को बता रही है कि जनाब ये 2 बंदे हैं। अब देखो, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी आपको बता रही है कि जी 2 बंदे हैं। कौन है? डिप्लोमेट हैं 2। एक का नाम क्या है? अमरजीत सिंह, ये सिख है। दूसरे का नाम है पराग जैन। अब पराग जैन अमरजीत सिंह, ये दोनों का नाम कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी अपनी हुकूमत को बता रही है कि ये दोनों आपे से बाहर हो गए। हाईलाइटेड है, पता है इनको कि ये दो हैं, प्रॉपर्ली आपे से बताया जा बाहर रहा हो है। गए। वो कहते हैं करते क्या हैं ये दोनों, अमरजीत सिंह और ये जैन साहब, ये करते क्या हैं? ये मुख्तलिफ हलकों में इनकी एक्सेस है, ये वहाँ जाते हैं। अब इन्होंने आइडेंटिफाई क्या करना है कि जो प्रो खालिस्तानी है उसको हमने डिस्करेज कैसे करना है सिखों को, और जो प्रो इंडियन है सिख उसको हमने फैसिलिटेट कैसे करना है। अब इनकी ड्यूटियां ये लगी होती थी, मतलब प्रो खालिस्तानी जो सिख है उसका जेन्युइनली ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट बिल्कुल तैयार है, जेन्युइनली उसने ट्रैवल करना है, जेन्युइनली उसने इंडिया आना है, उसका वीजा नहीं लग रहा। और एक जो प्रो इंडियन सिख है ना, उसको सारी उसको फैसिलिटेशंस ऐसे मिल रही हैं। फैसिलिटेट किया जा रहा था कि जैसे वो इंडियन एम्बेसी में जाता था, वो जाने से पहले उसका वीजा लगा होता था। वो बंदा कभी कि यार बंदा जाके मिलता है, अब हम लोग जाते हैं ना, तो ये करते थे। अब ये कहाँ से, मुझे कहाँ से पता लगा? अगर मुझे पता लगा तो मुझे कहाँ से पता लगा? बिल्कुल, ये कैनेडियन सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट थी ना जाहिर है इनकी रिपोर्ट तैयार हुई है, पूरी कि दुनिया को भाईजान पता है। ये कर रहे हैं। अब आप देखें कि ये होके ना, हमारा ये नहीं होता, हम खुदा ना खास्ता ऐसी कोई बात नहीं कर रहे कि हम जस्टिन ट्रूडो पे चढ़ जाएं या उनकी हुकूमत पे चढ़ जाएं या फलाना कर लें। लेकिन ये तो बड़ी सीधी सी बात है कि यार जब आपको टाइमली आपकी अपने मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी, या तो पाकिस्तान की स्पेशल ब्रांच हो, पंजाब की स्पेशल ब्रांच हो, ठीक है, आपकी अपनी कनाडा की जो सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सर्विसेज है, वो आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं और आप नहीं कर रहे। बात आती है, ये बात जब निकलेगी ना, तो ये बात कनाडा में भी डिस्कस होगी बाकायदा प्रॉपर तरीके से कि जस्टिन ट्रूडो की मजबूरी क्या थी, अब आप ये देखें ना, कमजोरी क्या थी। अगर आपने ये पढ़ा हो, रिपोर्ट जब तैयार हुई है तो बहुत सी बातें सामने निकल कर आई है। मैं 2017 की ही बात करूंगी। अभी तो खैर जिसने बयान दिया वो दिया, लेकिन उस वक्त की बात देखें ना, आप कितनी स्ट्रांग थी। जो एक लेटर तैयार हुआ है और उसमें जो बयानात दिए गए हैं, उस वक्त की बात है। एबी अननेम्ड न्यूज़पेपर में एक एबी नाम के शख्स ने, जो कि एडिटर इन चीफ कहलाता है, उसने लेटर में क्या क्या लिखा है आपने पढ़ा है वो लेटर? ऑब्वियसली उसमें जिक्र हमारे पाकिस्तान का भी आता है कहीं ना कहीं पे।
पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी का जिक्र आता है, और जिक्र भला किस तरह आता है कि ये प्रो खालिस्तान जो मूवमेंट है ना, ये उनको शह दे रहे हैं। टेररिज्म को भी साथ कनेक्ट किया, अब फंडिंग उसको कैनेडियंस। ये कर रहे हैं, तो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये अदालत में भी पेश होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट अदालत में भी पेश हुए, जिसमें ये चीज़ें सामने आती हैं और पाकिस्तानी को पता ही नहीं। पाकिस्तानी ऐसे बैठे होते हैं, आराम से बैठे होते हैं, बस कोई चीज़ होती है ना, छोटी से छोटी चीज़, उस पे चढ़ जाएंगे। इंडिया को ये नहीं करना चाहिए था, वो नहीं करना चाहिए था। जो असल चीज़ है जिस पे आप खेल सकते हो, उनका उस पे तो आप कभी आते ही नहीं अब लाइफ में। देखे ना, जैसे एक दफा का जिक्र है, इंडिया से तोता उड़ के आता है, तो ऐसे धूमें मची कि पता नहीं कौन सा स्पाई तोता है, इसके अंदर मशीन लगी हुई होगी, पता नहीं टिकटिकी लगा के आया अंदर, पता नहीं क्या फेंकने आया है, या क्या यूएसबी डली हुई है भाई उसमें, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट बात पे जिक्र ही नहीं हो रहा। उन्हें उन्हें आइडिया ही नहीं है कि भाई पाकिस्तानी का स्टाइल होता है, ज्यादातर ये शोर भला किस चीज़ पे मचाते हैं। वो चाय की प्याली पे एक तो भी। एक तो वो चीज़ होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो मैंने देखा है कि पाकिस्तानी शोर किस पे मचा रहा होगा जिसका वजूद ही नहीं होगा। बोगस। यानी कि पता नहीं कहाँ से सुनी चीज़, और उसको काउंटर चेक भी नहीं किया। काउंटर चेक करके ना कि यार ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ये हुआ भी है कि नहीं हुआ, उस पे शोर मचाना शुरू कर देंगे। और जेन्युइन चीज़ जो होगी ना, उसकी तरफ इनका ध्यान ही नहीं जाएगा। अब यही बात जो आप कह रहे हो कि वो अननेम्ड एडिटर इन चीफ था एक इंडियन अखबार का, जो कनाडा में था। अब उसी के बारे में कहा जाता है ख़ास अरसे के दौरान, मैं भूल गया हूँ कि कब से कब तक, उसकी इंडिया के रॉ के साथ 25 मुलाकातें होती हैं। अब ये मैं नहीं देख रहा था, मैं वॉच नहीं कर रहा था कि मैं बताऊं, ये कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी बता रही है, अपनी हुकूमत को बता रही कि भाई ये बंदा है, इस बंदे के साथ 25 मरतबा रॉ मिलती है। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ जो है वो क्या, आप क्या क्या मतलब है, राज आते मुझे मिलना शुरू कर देगी। वो एक दफ़ा किसी उसको उसके साथ मिले जिनके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होता, उसकी बड़ी अहमियत होती है। वो 25 दफ़ा मिला है, 25 दफा मिलना कम है। तो 25 6 दफ़ा सालों मिला में। है, तो आपको नहीं पता कि यार ये एक एडिटर इन चीफ है, एक अखबार का एडिटर है। उसके अखबार में जो छप रहा है, क्या आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्या छप रहा है, वो किस तरह बातों को लेके जा रहा है? आप वो नहीं करते। फिर दूसरा आपने मुझे बताया था कि जी एक और अदालत में इसी तरह के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें कोई क्या कौन सा एस था, मनमोहन सिंह। मनमोहन एस था ना, सिंह मनमोहन तो एस। हम बना रहे हैं ना। सिंह तो खैर हम बना रहे हैं ना, तो अंदाजन। उसकी बीवी का क्या नाम था, कमलजीत कौर। अब कमलजीत के है, कमलजीत कौर, हाँ। अब मनमोहन एस है, तो मनमोहन एस से हमारे ज़हन में आता है मनमोहन सिंह भी था, तो मनमोहन एस से हो सकता है मनमोहन सिंह हो, और कमलजीत के से लगता है कि कमलजीत कौर हो। अब वो कौर है तो वो सिंह है, इसका मतलब दोनों सिख मियाँ बीवी हैं। अब दोनों सिख मियाँ बीवी को हायर किया हुआ है, उसकी सर्विसेज हायर की हुई हैं इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी और रॉ आपने ने। देखा इनको कितना पे किया जा रहा है? कितना किया जा कितना रहा? पे किया जा रहा था उस वक्त? कितना? 7,000 यूरो। अब सात और ये हजार जर्मन यूरो ने एक आपस की बात है बुशर। अपनी स्टेटमेंट पास की कि उन्होंने इस बात पे एडमिट भी किया है। अब 7,000 यूरो है, और ये एक जो अमाउंट होती है ना, जब इंटेलिजेंस एजेंसीज आपको कुछ सर्विसेज हायर की हो ना आपकी, तो ये आपको पैसे बुरे नहीं लगते, ना नाजायज़ लगते हैं। आप भला क्या कहते हो? सरकारी जो सरकारी जो मुलाज़म होते हैं ना, सरकारी मुलाज़म मतलब पाकिस्तान में सरकारी मुलाज़म है, उसको पाकिस्तान की कोई इंटेलिजेंस एजेंसी कहती है कि तुम हमें ये इन्फॉर्मेशन दिया करो, महीने के तुम्हें इतने मिल जाएँगे। तो वो ब्यूरोक्रेट भी मेरे साथ कई लोग शेयर करते थे, एक ज़माना था। उन्होंने कहा यार हमारी तनख्वाह इतनी है सरकार की तरफ से, और इतने पैसे हमें किसी एजेंसी की तरफ से मिलते हैं, हम कोई मालूमात देते हैं, वो बुरा नहीं समझते। एक बात ज़हन में रखना, वो इस चीज़ को बुरा नहीं समझते कि हमारे मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी है ना, हमसे ही मांग रही है, हम ब्यूरोक्रेट हैं या गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तो हम दे रहे हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें जो थी, वो कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसी हुकूमत को बता रही हैं, जस्टिन ट्रूडो को बता रही हैं। ये खामोश बैठे हुए थे, ये सत्तू पी लेता थे उन्होंने। ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, ये कनाडा की बात हो रही है, कनाडा के इंटरनल अफेयर की बात हो रही है, कनाडा के नेशनल अफेयर की बात हो रही है। उसमें स्पाई नेटवर्क इंडिया का वो इंटरफेरेंस कर रहा है। और अच्छी खासी चीजें खुल के सामने आ रही हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, कोर्ट एक चीज बता रहा है, उस पर फैसला दायर हो रहा है, फैसला दिया जा रहा है, लेकिन उस वक्त नहीं उठा रहा। बहरहाल ये डिबेट में आएगी चीज़
आएगी, ये नहीं हो सकता कि ऐसी चीजें डिबेट में ना आएंगी, आए। क्यों नहीं आएंगी? आएंगी चीजें डिबेट में, फिर जस्टिन ट्रूडो से भी पूछा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर चला जाए ना, तो इंडिया को भी मौका मिलता है। देखें, पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, अटैक हुआ, या पाकिस्तान के ऊपर कोई बात आ जाती है, तो क्या आपका क्या मतलब है पाकिस्तान खामोशी से बैठेगा? पाकिस्तान कुछ ना कुछ तो कहेगा ना। अब उसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया की तरफ से ही बात निकली, इंडिया की सरकारी फाइलें खुलना शुरू हो गई, इंडिया की वजारतें जो थी वो एक्टिव होना शुरू हो गई कि जस्टिन ट्रूडो ने इतना बड़ा मुद्दा डाल दिया। उन्होंने कहा ये हमने 26 जो खालिस्तानी ऑपरेटिव थे, 26 की एक्स्ट्राडिशन अपील की हुई है। कनाडा ने घास पेंडिंग नहीं है, डाला, अब तक पेंडिंग है पेंडिंग है, कनेडियन अथॉरिटीज में, अगर ठीक आप है। देखिए अब तक पेंडिंग है। अब वो क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ से हो रहा है ना, यहाँ से कनाडा ने किया इंडिया पे, तो इंडिया भी कुछ करेगा। ये तो नहीं हो सकता इंडिया खामोश बैठा रहा। अब उन्होंने वो एक्स्ट्राडिशन का निकाल दिया कि जनाब ये और उसे क्या कह रहे हैं, खालिस्तानी ऑपरेटिव्स, और कनाडा से कह रहे हैं कि यार ये तो हमारी सुन नहीं रहा। अब कनाडा के भी कोई मामलात होंगे, कुछ मामलात होते हैं एक्स्ट्राडिशन, आपको पता है एक्स्ट्राडिशन में कई दफा 20-20 साल लग जाते हैं, कई दफा। एक मुल्क है, उसने एक फ्यूजिटिव के लिए, एक मुल्जिम के लिए, एक मुजरिम के लिए, जो उनके मुल्क में मुजरिम था, मुल्जिम था, फ्यूजिटिव था, वो किसी और मुल्क में है। अब उस मुल्क का कानून ऐसा है जिसने 20 साल ले लिया, एक्स्ट्राडिशन हो गई लेकिन 20 साल बाद हुई। ये भी ज़्यादा जेहन में रखने वाली बात है। ये बिल्कुल अगर ठीक जेहन बात में नहीं कर रहे हैं। रखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा वो ये एक्स्ट्राडिशन फिर क्यों नहीं की थी। ये बिल्कुल आपने ठीक बात की है। मेरे ख्याल से ये सुनने वाले और देखने वाले को भी मालूम होना चाहिए कि जो आप बता रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये होता है ना, कई दफा होता है कि अगर इंडियन ने ये कहा है, उनकी बात अपनी जगह पे जस्टिफाइड होगी, लेकिन जो जितना टाइम कंज्यूमिंग ये एक्स्ट्राडिशन होती है, एक मुजरिम को उसके उसी के मुल्क के हवाले करना, ये सारी तरफ देखना चाहिए कि यार ये टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब इन्होंने ये किया जस्ट टू कैसे करने के लिए कि इसको ऐसे जस्ट ऐसे यू कर, नो कवर अप द मैटर कि भाई हाँ। हमारी तरफ से भी गई हुई है। लेकिन उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट, अहम और थोड़ा थोड़ा खतरा समझ लें आप बीच में, वो कौन सी लिस्ट है जो आपके पास भी होगी? मेरे पास ही देखे ना। वो कौन सी लिस्ट है जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि इससे ज्यादा अहम, इम्पोर्टेंट और जरा खतरा भी है उसमें? अब आप ये देखिए, जो मेरे पास लिस्ट है जिसको हमने लेबल दिया हुआ लिस्ट ऑफ गैंगस्टर्स दैट आर हाइडिंग इन अब्रॉड, लिस्ट ऑफ गैंगस्टर दैट आर एक्चुअली हाइडिंग इन अब्रॉड, Abroad. बाहर के मुल्कों में। अब इसमें मैं अगर आपसे एक नाम डिस्कस करती हूँ तो मुझे इसका जरा बताएं। हार्विन सांधू, किस वजह से मुझसे पाकिस्तान। पूछ रहे हो? पाकिस्तान, पाकिस्तान। हार्विन सांधू, पाकिस्तान। अब इसमें ये देखो कि ये जितने भी 11-12 ये गैंगस्टर हैं जिनके बारे में इंडियन हुकूमत, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हरकत में आ जाती है कि ये वो लोग हैं जो खालिस्तानी फ्यूजिटिव हैं, ऑपरेटिव्स हैं, इनको हमने लेना है। उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी क्या कह रही है कि ज्यादा तादाद 7-8 लोग हैं जो कनाडा में हैं, 2 लोग हैं जो अमेरिका में हैं, 1-2 बंदे हैं जो अमेरिका में भी हैं, कनाडा में भी हैं। अब पता नहीं है वो कैनेडियन उनके पास अपना नेशनलिटी है या अमेरिकन है, या बॉर्डर पे बैठे हैं। बॉर्डर पे तो नहीं बैठे होंगे, बॉर्डर पे ऐसा बंदा नहीं बैठता, बॉर्डर पे मेरे और इमरोज कनेक्ट, ऐसा बंदा कनाडा और यूएस बैठता है कनेक्ट होते हैं चांस ना पे जरा। जो नहीं वो मैंने उस कहा तरह जो नहीं बिल्कुल ही है, तो मुझे लगता है बहुत ही नाजुक हालात में है। लेकिन आप तो देखें ना, इसमें पाकिस्तान भी बीच में है। अब इसमें जो पाकिस्तानी है ना संधू, इसका मुझे SANDHU, यही है ना स्पेलिंग उसके? SANDHU, सांधू, संधू ही हार्विन होगा। सांधू, बिल्कुल। अब ये संधू साहब जो है ना, अब ये पाकिस्तान का, अब वो NIA कह रही है कि हम कैनेडियन हुकूमत से और कैनेडियन कंसर्न क्वार्टर के साथ हम राब्ते में रहेंगे और यहाँ जाके कनाडा में जाके इस मामले को एक्सप्लोर करेंगे। तो सवाल उनसे यही है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से, तो जो पाकिस्तान में गैंगस्टर रह रहा है, तो क्या पाकिस्तानी हुकूमत से भी आप राब्ता करोगे? पाकिस्तान के कंसर्न जो डिपार्टमेंट होंगे उनसे भी राब्ता करेंगे कि हम पाकिस्तान आना चाहते हैं, हमने इस इशू पे बात करनी है? ये बात अभी तक उनकी तरफ से कोई वो वहाँ पे कंफर्मेशन है कि वो कनाडा जाएंगे? कैनेडियन उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा जी हमें कनाडा जाना पड़े हम कनाडा जाएंगे, कैनेडियन हुकूमत से बात करेंगे, कैनेडियन कंसर्न क्वार्टर से एक बात बनाएंगे करेंगे। इसके साथ। तो क्या जो पाकिस्तान में जो आप कह रहे हो गैंगस्टर है, संधू साहब हैं, तो क्या इसके लिए आप पाकिस्तानी हुकूमत से बात चले पे करेंगे इंतजार या करते हैं, देखते पाकिस्तानी? हैं। ये उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से वो खामोश हैं। ये तो हम उठा रहे हैं ना उश्कल, हम
एक्चुअली हम मुश्किल दे रहे हैं ना। देखिए हम दे रहे हैं क्योंकि हम जानना भी चाहते हैं, हमें वो क्यूरियोसिटी है, वी वांट टू नो मोर ऑफ इट। और अभी ये जो बातें हम कर रहे हैं, अभी ये तो नाजरीन को मालूम ही नहीं है, ये तो अभी हम बता रहे हैं। नहीं, वो पाकिस्तान में ना मोस्ट ऑफ द टाइम यही देखने में आता है कि पाकिस्तान में होता यही है कि हमें जिस चीज़ पे आना चाहिए और फुल थ्रोटल आना चाहिए, उस पे हम खामोश बैठे रहते हैं। और वजह क्या है कि हमें पता ही नहीं होता। आपको पता है, एक बाकायदा इंडिया में फ़िल्म बनी। अब वो फ़िल्म थी, एक ऐसी फ़िल्म थी जिसमें इंडिया का कोई ऑपरेशन था, जो उन्होंने पाकिस्तान में किया था और उसमें कामयाब हो गए थे। उसमें वो एक कबूतर का इस्तेमाल करते हैं, जो बाकायदा रोबोटिक कबूतर होता है, जिसको बाकायदा पीछे से कंट्रोल किया जा रहा होता है, रिमोट होता है, कंप्यूटर लगे होते हैं। वो कबूतर उड़ता हुआ एक जगह पे आता है, जहाँ पे शरपसंद अनासर बैठे होते हैं। ये उनकी अमाजगाह होती है, ये उनकी पनाहगाह होती है, ये इनका हाइड आउट होता है। वहाँ पे वो आता है तो कबूतर ऐसे कर रहा होता है, तो एक बच्चा, उन्हीं में से एक बच्चा देखता है उस कबूतर को, तो वो पकड़ने के लिए जाता है। तो पीछे जो कंट्रोल किया जा रहा होता है, अब वो बच्चा आता है तो वो टकरा जाता है शीशे के साथ, वो टकरा के गिर जाता है। वो आके बच्चा उस कबूतर को पकड़ लेता है। अब बच्चे ने कबूतर पकड़ा हुआ, उसे शक पड़ना शुरू होता है कि ये ओरिजिनल नहीं है। वो पीछे से जो इंडियन होते हैं ना, जहाँ से कंट्रोल हो रहा होता है, वो उन्होंने वक्ता पहनता। उन्हें क्या, अगर कबूतर इसके हत्थे चढ़ गया तो इनको पता चल जाएगा कि हम जासूसी कर रहे हैं इनकी। वो करते-करते अचानक दिखाते हैं, जैसे फ़िल्म में एक सस्पेंस क्रिएट किया जाता है, अचानक दिखाते हैं कि बटन लग जाता है सही जगह पे। वो कबूतर उड़ना शुरू कर देता है और कबूतर उड़ के वापस आ जाता है। अब इसी तरह का कबूतर या तोता या उड़ने वाली कोई चीज़ होगी, जो पाकिस्तानियों के ज़हन में चली गई होगी। वो उड़ा था, इंडिया से उड़ा था, पाकिस्तान आया था, पता नहीं क्या करने अच्छा आया नहीं, था। मुझे एक बात बताइए, ये मूवी पहले बनी थी, ये वाकया पहले हुआ था, कौन-सा? ये जो आपने नहीं, बताया है? मूवी पहले बनी थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने इस चीज मूवी को, पहले ठीक है, बनी थी, वाक़या बाद में हुआ। तो मुझे ठीक है। मुझे यही लगता है कि ये वाक़या वहाँ से आना, कि उन्होंने हमारे खिलाफ जाहिर है इस्तेमाल हमारे किया था। दिमाग में हर नेगेटिविटी रहेगी ना, कि वहां से कुछ भी गिर रहा है तो कुछ भी हो रहा है। नहीं, उन्होंने हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया था। हमने जवाबी कार्रवाई फ़िल्म बनाए बगैर ही हमने कर दी कि नहीं जी, उधर से आया था तोता। लेकिन आप मेरी बात सुने ना, अगर आपको वो वाला वाकया याद है, लिप्टन वाला, आई वो डोंट कौन-सा था? रिमेम्बर, जो भी थी, कुछ आई थी, अभिजीत सिंह था, अभिनंदन, अभिनंदन। अभिनंदन था, हुँ। जिसको चाय पिला के वापस भेजा गया था। आप देखिए जरा पाकिस्तानियों को, ठीक है इखलाक होना चाहिए, सब अच्छा, कुछ होना ये चाहिए। हमें कन्फर्मेशन के साथ नहीं पता कि उसे चाय पिलाई थी। अगर चाय पिलाई थी तो लिप्टन पिलाई थी कि नहीं पिलाई थी, हो सकता है ये हमें नहीं पता। लेकिन अभिनंदन के बारे में भी दुनिया में जो नहीं, आप, नहीं, नहीं, पाकिस्तान में मैं बता दूँ, कुछ चीज़ें मुझे पता हैं लेकिन वो कन्फर्मेशन के साथ नहीं पता। वो ठीक है, अगर मैं कोई बात करूँ, वो बाउंस बैक कर जाए तो मेरे पल्ले क्या रहेगा? नहीं आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए वो एक छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है जो कि हुई या नहीं हुई, हुँ। उसके बारे में कितनी हाइप क्रिएट हुई। लेकिन जिस चीज के बारे में होनी चाहिए हाइप क्रिएट, या जिस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए आवाम को, लोगों को अवेयर होना चाहिए, वैसे बुशरा खान एक्सट्रीम एक बड़ी इंटरनल अफेयर्स के बारे में, वो हम लोग नहीं बात करते पाकिस्तान एक में। बात हम भी भूल रहे हैं। एक हिस्सा और था जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसमें जस्टिन ट्रूडो का अब्बा जब था, हम्म, वो वज़ीर-ए-आज़म था कनाडा का। हाँ जी। ये 82 की बात है। अब इंडियंस क्या कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से चल रहा है ना काम। इंडियन तेज़ है इस मामले में। इंडियन कोई ना कोई चीज़ ऐसी लाते हैं कि जो इंडियन लॉबी है या इंडियन लोग हैं, वो उसकी आड़ लेके ना, एक तसल्ली नहीं होती कि अगर पाकिस्तान पे कुछ इस तरह से हुआ हो तो पाकिस्तानी हुकूमत कोई एफर्ट करे, इस तरह की एफर्ट करे, तो हम पाकिस्तानी खाम-खा में उसके पीछे लग जाते हैं कि चलो सेल्फ डिफेंस में सही या काउंटर अटैक सही, या सेल्फ डिफेंस है या काउंटर अटैक है, चलो आए तो सही ना। इसी तरह से वो इंडियन गवर्नमेंट भी आ गई। अब उन्होंने आके क्या रामायण कराया कि जनाब 1982 में इंदिरा गांधी थी वजीर आजम इंडिया की। उन्होंने कहा कि उस वक्त जस्टिन ट्रूडो का अब्बा जो था ना, पेरी ट्रूडो, वो अब्बा जो जी थे वो कनाडा के वजीर आजम थे। उन्होंने कहा जी, इंदिरा गांधी ने एक्स्ट्राडिशन के लिए रिक्वेस्ट की जस्टिन ट्रूडो के अब्बा को, वजीर आजम अब्बा को, कि जनाब ये बंदा है। वो बब्बर खालसा तहरीक उस वक्त ये होती थी कि वक्त गुजरने के साथ साथ ना तहरीकों के नाम बदल जाते हैं। उस वक्त बब्बर खालसा तहरीक, पामेर था उसका करता धरता। लो जी, उसके लिए दरख्वास्त की एक्स्ट्राडिशन के लिए, वो उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार की वजह ये थी कि जो इंडिया है ना, वो मलका एलिज़ाबेथ को कॉमनवेल्थ का सरबराह समझता है, एक्नॉलेज करता है, लेकिन किसी मुल्क का हेड ऑफ द स्टेट
वो नहीं समझता। तो कनाडा ने उस बुनियाद पे उसे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद एक बड़ा ही अंदोनाक हादसा हुआ था कि इंडिया का एक जहाज़ जो था ना, वो गिरकर तबाह हो गया था। अब पामेर ने उस वक़्त जो बबर खालसा का चीफ था, उसने स्टेटमेंट दिया था कि जी वो आसमान से गिरेंगे, हम आसमान से हिंदुस्तानी को गिरा देंगे। अब वो इत्तेफाक से हो गया। उसमें बबर खालसा इन्वॉल्व थी, उस जहाज़ की तबाही में थी कि नहीं थी? क्योंकि वो जिस तरह से प्रोब होना चाहिए था, उस तरह से वो वो एक प्रोब नहीं हुआ मिस्ट्री था। रह गई ना, क्योंकि एक जगह स्टेटमेंट भी पास हो गई इनके खिलाफ, जहाज भी। लेकिन जब वो ऐसी बातें करे तो थोड़ा हम भी कहते हैं कि हाँ यार, इसका कोई ना कोई हाथ तो होगा, वरना वो कैसे कह सकता था? और अगले दफा वो भी हो जहाज जाता है। तबाह होने से पहले कैसे कह सकता था कि आसान नहीं होता। आसमान से गिरेगा, फजा से गिरेंगे, तो ये इंडियन गिरेंगे? और वही कुछ दिनों बाद वही हो गया था। और आप ये देखें ना कि इसमें कैनेडियन सिटीजन्स कितने ज्यादा वो थे, ज्यादा थे। और कितने मारे गए कैनेडियन थे। कैनेडियन का एक है कि कनाडा का इंडिया का एक रहा है, जो आप मुझे बता रही थी। ये आप ही ने मुझे बताया कि 2021 में जो सेंसस हुआ था कनाडा में, बिल्कुल। तो उसमें 7,70,000 क्या बता रहे थे मुझे? 7,70,000 सिख कम्युनिटी के लोग हैं जो सात कि, लाख सत्तर हजार वो लोग हैं जिन्होंने सिख मजहब को हाँ, बताया, और अपना रिलीजन बताया। बिल्कुल, और खालिस्तान तो मूवमेंट से। 7,70,000 एक बड़ी अच्छी खासी बड़ी तादाद है। आप ये बात कर रहे हैं, आप ये देखें कि पूरी दुनिया में सिखों की अगर तादाद कहीं इंडिया के पास ज्यादा है तो वो सिर्फ कनाडा है। हम्म। इट्स जस्ट कनाडा आफ्टर इंडिया। तो आप ये देख लेना कि कनाडा के बारे में ये कहा जाता है कि इंडिया का जो ईस्ट पंजाब, हम उसे ईस्ट पंजाब कहते हैं, जो इंडिया के पास पंजाब है, वो इतना खुशहाल हो ना हो, या उस ईस्ट पंजाब में रहने वाले सिख इतने खुशहाल हो ना हो, लेकिन कनाडा में जो सिख रहता है वो बहुत खुशहाल, ये कहा जाता है। अब उसकी बैकग्राउंड क्या है, बहुत सारी वजूहात होंगी जिसकी वजह से ये हुआ। कनाडा का सिख, अब कनाडा के लिए मसला ये बना हुआ है सिखों के लिए, उनके दो घर हो गए। एक तो अपना पंजाब, ईस्ट पंजाब, जो इंडिया में है। दूसरा कनाडा है। वो कनाडा को सेकंड होम, दूसरा घर समझते हैं। अब इस तरह की अटैचमेंट हो और इस तरह के हालात हो कि वहां देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे कैनेडियन इतने अमीर नहीं है जितने सिख अमीर हैं। अब ऐसे सिलसिले में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपकी एक देखें मूवमेंट होती है, पाकिस्तान की मूवमेंट थी ना, पता है ना आपको? आपके बड़ों को तो पता होगा। 1947 में, 1947 से बहुत अरसा पहले चल गई थी। अब सिखों की जो मूवमेंट है ना, ये एक खतरनाक दोराहे पे खड़ी, जहाँ पे सिख डिवाइडेड है। वो सिख जो हिंदू के साथ एक हिंदुस्तान में रहना चाहता है, इंडियन सिख और एक है खालिस्तान मूवमेंट वाला सिख। एक वो सिख है जो खालिस्तान के चक्कर में है। अब पहले तो सिखों को अपने दरमियान, अगर मुसलमान 1947 को, अगर मुस्लिम लीग को वोट ना डालते 1946, 45, 46 के इलेक्शन में, पाकिस्तान नहीं बन सकता था। क्योंकि मुसलमानों ने, क्योंकि बात तय थी कि अगर मुस्लिम लीग को वोट पड़ गया तो पाकिस्तान बनेगा, अगर मुस्लिम लीग को वोट ना पड़ा, 1945-46 की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर इलेक्शन कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है, अव्वल तो ऐसी बननी कोई नहीं। अब वो इलेक्शन में अगर हिंदुओं के साथ रहने वाले, हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ रहने वाले सिखों की तादाद ज्यादा हुई, तो डेमोक्रेटिक तरीका तो यही है ना कि वोट से पता चलता है कि 100 में से कितने लोग जो ये चाहते हैं, 100 में से कितने लोग हैं जो ये नहीं चाहते। अगर वो ना चाहते हो खालिस्तान, तो खालिस्तान इस तरह की मूवमेंट रहेगी, कभी ये मार देंगे, कभी इनका कोई मर जाएगा, ये होता है। ये फिर जंग ही निकल आएगी। एक एक हर वक्त एक, जंग नहीं निकलती, वो ये होता है कि इंटरनल जो एक होती है ना कॉन्फ्लिक्ट, वो रहता है। वो जाहिर है एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा हमेशा के लिए, ना खत्म होने वाला कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा। अब ये हम तो नहीं हल कर सकते, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी सतह पे पनप रही हैं। लेकिन इंडिया में अब आप देखो ना कि जो एक इंडिया का किसान है, वो जब प्रोटेस्ट पे आता है ना, एक तो होता है जेन्युइन चीज पे वो प्रोटेस्ट पे आया, जेन्युइन चीज है, नजायज चीज नहीं है, वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत हिला के रख देता है। जो किसानों का प्रोटेस्ट हुआ था, जो किसानों का मुजाहरा हुआ था, जो किसानों का धरना हुआ था,
पाकिस्तानियों को थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए कि जब इंडिया का किसान इस एक्सटेंट तक जा सकता है, हमारा पाकिस्तानी तो मूवमेंट चलाने से डरता भला क्यों है कि जी वो पुलिस फाड़ लेगी, ओ जी फौज फाड़ लेगी, वो जी ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हम लोग हर वक्त ना अंडर प्रेशर रहते हैं। अंडर प्रेशर हम नहीं, लोग स्मार्ट है। मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं स्मार्ट हमारे नहीं, पास आइडियाज भी है, ये लेकिन हमारे पास वो गो हेड नहीं ये होता। स्टूपिडिटी की हाइट होती है जब आपके डर और खौफ को लोग समझ लें। मेरे डर और खौफ को अगर मैं छुपा गया ना तो मेरी स्मार्टनेस होगी। अगर मेरे डर खौफ का सारे मोहल्ले को पता चल गया तो कौन सी स्मार्टनेस। तो यही ना, आप अपनी वीकनेस नहीं शो कराएं। नहीं, हमारी वीकनेस का सबको पता चल गया, मुल्क वालों को भी पता चल गया, मुल्क से बाहर ही पता चल गया कि हम बहुत ही डरे हुए लोग हैं। जबकि सिख जो किसान है, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, वो जब मार्च किया था, उसने दिल्ली की तरफ मार्च किया था, वो जो प्रोटेस्ट था, सिख ज्यादा तादाद में नहीं है इंडिया में, सिख ज्यादा तादाद में नहीं है, लेकिन जो मार्च और प्रोटेस्ट हुआ था ना, वो मुजाहरा सबसे बड़ा हो गया था। आप बात करो, जाहिर है जब वो निकले हैं तो निकले वो हैं, फिर मुजाहरा सबसे बड़ा हो गया था। पीछे नहीं मुड़ के देखा उन्होंने। वो जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत को कांग्रेस नहीं ला सकी, वो किसानों के प्रोटेस्ट ने, किसानों के मुजाहरे ने, किसानों के धरने ने हिला के रख दिया था। आप कहते हो रिहाना है, कौन है वो जो सिंगर है? रिहाना ही है, रिहाना, क्या नाम कहते हैं? यूएस सिंगर की बात करें आप, रिहाना। रिहाना है ना, और रिहाना ने ट्वीट कर दिया था, उसने कहा ये जुल्म हो रहा है किसानों के साथ। खुदा की कसम, इंटरनेशनली जो उसको फॉलो किया गया, उसने ट्वीट कर दिया। उसके बाद नरेंद्र मोदी को पड़ गई मुसीबत, उन्हें कह रिहाना को काउंटर किस तरह करें। फिर फिल्म इंडस्ट्री के टॉप के जो सुपरस्टार थे, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, उन्होंने फिर स्टार्ट किया करना, उन्होंने फिर, लेकिन हैशटैग वो बीजेपी गवर्नमेंट लगा दिया उन्होंने। सबको पता चल गया कि यार ये हैशटैग लगा हुआ है आपका, आप तो हुकूमत के कहने पे कर रहे हो, लेकिन जल्दी जल्दी तब रिहाना देख को लें काउंटर कितना करना। स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट था, और उन्होंने अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं होने दिया ना किया है। जब वो निकले हैं तो फिर उन्होंने पूरे धरने, पूरे शोर और शराबों के साथ, लेकिन नजायज नहीं निकलते वो पता लगा था कि वाकई अगर वो अपने जो प्रोटेस्ट बता रहे थे, जो उन्होंने डिमांड्स की थी, जो मांगें की थी, वो वाकई ये पता था कि किसान बेचारे, अगर ये चीजें नहीं पूरी होंगी तो किसान जिंदा कैसे रहेगा। सितार साहब, बात तो आपने बिल्कुल ठीक की है। अब ये जो ट्रूडो ने बयानात दिए हैं, इसके बारे में आगे यूएस का क्या रिएक्शन है, कनाडा की आवाम का क्या रिएक्शन है, तो देखिए ये चीज़ खुल के सामने आएगी। अभी हमारी पाकिस्तानी आवाम इससे इतनी वो नहीं है अवेयर कि अंदर की क्या मामलात है, लेकिन हम इस बारे में इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू रखेंगे। अभी तो आगे सिलसिला शुरू हुआ है, इस बारे में बात करेंगे और देखेंगे आगे जनाब क्या होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस टुडे। आई होप कि आप लोगों को आज इस डिस्कशन से बहुत फ़ायदा हुआ हो, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं दुनिया के कई कई हिस्सों में जिसके बारे में पाकिस्तान अपने आप को बिल्कुल कोने खुदरे में लगा के लगा रहता है, जबकि अब मौका है पाकिस्तान को बराह रास्त होने का, पाकिस्तान को अपफ्रंट होने का, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ये पाकिस्तान से भी रेलिवेंट है। खैर देखते हैं आगे क्या चलता है, ये चीज़ें तो चलती रहेंगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटीज़, वहाँ से किसने तीर मारा, यहाँ से किसका तीर आया, ये तो चलता ही रहेगा, ये तो सिलसिला दुनिया तक क़यामत चलेगा। लेकिन इसको फर्दर हमारे साथ जारी रखने के लिए, हमारे साथ देखने के लिए हमारे साथ तावन कीजिएगा। Stay tuned with us for the next episode. I'll catch up with you again. Bushra Khan's leaving now. And of course, our senior journalist, Mr. Abdul Sattar Khan, is also giving you a go-ahead for the next episode. Stay tuned, but don't forget to share, like, and subscribe our summer podcast.